हम हैं। तो सिचुएशन ये बनती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच्चे अपने अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं, तो मम्मी टोकती नहीं है। लेकिन मम्मी को ये भी नहीं लगता है कि उन्हें टोकना चाहिए इस जगह पे। बहुत कभी सुंदर कभी मुझे सवाल। ही और मैं अपनी मम्मी से ये बात बोलती हूँ कि आपको कोई भविष्यवाणी तो होगी नहीं कि भाई यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। उस सिचुएशन में आपको बताना पड़ेगा। और अगर उस सिचुएशन में ये भी होता है कि मेरी मम्मी बहुत सारी चीज़ों को कहती है कि नहीं तुम मत बोलो, इन सब जगहों पे मतलब बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि तुम मत टोको, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, तुम अंदर चलो, मत विद्रोही वाला बात मत किया करो मेरे सामने। लेकिन हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और मुझे यही लगता है कि पुरुषों को भी बताना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आती हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ चीज़ें हो रही हैं और आपको यहाँ समझना पड़ेगा। और वो सेंसिटिव हैं, इन मुद्दों को लेके वो सेंसिटिव है, लेकिन वो समझ नहीं, मतलब उनको नहीं लगता कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, माइनर मिस्टेक्स नहीं समझ में आती हैं। तो मुझे किसी और का कोई सवाल हो तो इसके साथ जोड़े, फिर चंद्रकला जी और जया जी अपनी बात रखेंगी। जी जैसे कि सवाल जिज्ञासा, हाँ छोटी सी या छोटी सी सवाल टिप्पणी, तो नहीं, मैं थोड़ा छोटी कहना सी चाहूँगी। टिप्पणी फिर। जी जैसे कि हम अपना देखते हैं कि स्त्रियों में किस तरह से पितृसत्तात्मक मूल भरे जाते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा होता है, उसके बावजूद भी वो समझ नहीं पाती और उससे पितृसत्ता को फॉलो करती हैं। जैसे कि हम त्यागपत्र उपन्यास का ही एग्जाम्पल ले लें तो उसमें उसके जो मृणाल रहती है, उसके भैया जो होते हैं वो एक तरह से गलत कर रहे होते हैं, पर उसकी भाभी उसे प्रताड़ित कर रही होती है उसके लिए। हाँ, तो इस तरह से महिलाएं ही पितृसत्ता की वाहक होती जा रही हैं कई जगह। जैसे असली जड़ तो वही है। हाँ, वही मतलब बनाया पुरुषों ने, हाँ, पर माइंड में उनके वैसे कर दिया वो माएँ भी करती है तुम्हें ऐसे रहना मैं चंद्रकला जी के पास माइक ले जा रही हूँ, उससे पहले एक कहावत शेयर कर सकती हूँ मैम? मैं ये एक कहावत शेयर करना चाह रही थी। एक अफ्रीकन कहावत है ना कि जो कुल्हाड़ी पेड़ काटती है उसके भी लोहे फॉल में लगा तो होता है लकड़ी की ही, तो वो तो हर सत्ता करती है कि वहीं से आदमी उठा के और उनको अपना हथियार बनाए। तो एक लाइन में तो ये भी है, बाकी चंद्रकला जी कहेंगी। जी मैम। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? और मुझे बड़ा अच्छा लगा जो इस पूरी बातचीत का जो कॉन्सेप्ट है और इसमें आप सब लोगों की जो भागीदारी रही और जो प्रश्न रहे और जिस तरह से बुनियादी तौर पर हमारी जया ने इसको एक एक्टिविस्ट की तरह इसके बहुत सारे आयाम खोले हैं और वो बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि वो बहस पितृसत्ता में संवाद इतना मुश्किल क्यों, तो इस आयाम का या इस सवाल का के भीतर ही एक ध्वनि है कि कोई एक बहुत मजबूत है ना, और उससे आप हथियार बदल बदल के लड़ रहे हैं और वो है पितृसत्ता। आप सारी चीज़ों को आप देखिए, जैसे कहा गया ना कि एक मिथक है कि राम लड़ने जाते हैं जब भाली से, है ना, तो कहा जाता है कि वो क्यों पराजित हो रहे हैं। तो ये बताया गया कि जितना बल आपका है उसका दूना बाली के पास है। जब आप आते हैं जितने बल के साथ, उससे दूना बल बाली के पास आ जाता है। तो अभी कोई एक बहुत ही अच्छा सवाल आया कि ये जो पूंजीवादी पोस्ट पूंजीवादी जो स्ट्रक्चर है, इसमें पितृसत्ता अभी भी वैसी ही क्यों बनी हुई है? क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन बदल लेती है, वो बदल ले रही है। आप ये देखिए कि पितृसत्ता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप पहचानें पेट्रियार्की है क्या। आप परिवार की बात करते हैं, आप समाज की बात करते हैं, आप सामाजिक संबंधों की बात करते हैं, आप राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, आप संसद में बोलने की बात करते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे जो आपके साथ हो रहा है लड़कियों के साथ, और बहुत से लोग चुप्पी के साथ देखते हैं, वो भूल जाते हैं कि ये किसी लड़की के साथ हो रहा है ना, ये भूल जाते हैं, ये बात ही नहीं याद रहती। तो ये सारी चीज़ें इतनी मजबूती से क्यों चली आ रही हैं? अभी एक सवाल पूछा गया था, मेरा ख्याल है उसने कहा, श्रद्धा ने, कि वो उसकी दाई है और
श्रद्धा भी उसके आगे असहाय है एक तरीके से, और दाई तो असहाय है ही। तो ये असहायता बनी कहाँ से? कौन इसको खाद पानी दे रहा है? आप एक बहुत आज़ाद दुनिया में रह रहे हैं। कहा जाता है कि आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई तो उसको जो खाद पानी मिला है, जब उसके झरोखे पूरी दुनिया की तरफ खुले, जब ये दिखाई पड़ा कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो गुलामियों से कर रहे हैं। आज भी जब हम स्त्री प्रश्नों पे बात करते हैं, स्त्री की पराधीनता पे बात करते हैं, उसके डिप्राइव रहने की बात करते हैं, तो हमें पूरी दुनिया से ताकत मिल रही है, हमें आँख मिल रही है। जब तुम ये कहती हो कि माँ नहीं बोलती, तुम्हारी बात में मैं अपनी माँ को सुन रही थी। मैंने कहा तुम बाबूजी से इतना तो बोलती हो, ज़रूरी बात क्यों नहीं बोलती? ऐसा नहीं था कि वो बोलती नहीं थी, लेकिन बाबूजी के लिए जो अनकंफर्टेबल है वो बात नहीं बोलती, है ना। तो अब मैंने ये देखा और मैंने ये समझा, और फिर मैंने अपनी माँ की गुलामियों को समझा। लेकिन मैंने अपनी माँ से नफ़रत नहीं की, क्योंकि उन्हें मेरी तरह विश्वविद्यालय नहीं मिला था, और उनके अंदर जितना आंसू था उसके लिए उन्होंने एक ईश्वर खोजा, उसके आगे बैठ के वो रोया करती थी। तो मुझे ये मौका मिला कि मैं उनके भी आंसुओं को समझकर बात करूं। तो जब आप ये कहते हैं, जैसे मुक्तिबोध ने शुरू में, ये सारे बड़े पुराने लोग हुए, आप सोचिए आज के नहीं हैं वो, उन्होंने ये कहा कि एक नई दुनिया बनेगी कैसे? नई दुनिया का मतलब एक लोकतांत्रिक दुनिया, एक आज़ाद दुनिया, जेंडर इक्वलिटी वाली दुनिया, जिसमें आप कहते हैं, केशव कहते हैं कि आप जेंडर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हुए बहुत सारे जेंडर्स की तकलीफ़ें भूल जाते हैं। वो हाशिए पर है ना, वो बोल नहीं पा रहे, और वाकई नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमें किसी की तीखी सी हंसी भी रोक सकती है। हम अपनी बात कहने जहाँ जाते हैं, अगर हम न्यायालय में जा रहे हैं, आप जान रहे हैं ना कि न्यायालय में औरतें कैसी कैसी लड़ाइयाँ लड़ती हैं अपनी। तो वकील कहता है आप बलात्कार के ऊपर लड़ाई लड़ेंगी अपनी, तो आपसे बहुत असुविधाजनक सवाल पूछे जाएंगे। तो बाप कहता है कि रहने दो। मैं प्रिंसिपल थी, तो मैंने एक मुस्लिम लड़की की समस्या को बहुत दूर तक जाकर आगे बढ़ाया। तो उसने कहा मेरा भाई कह रहा है कि हर तीसरी चौथी लड़की के साथ ये हो रहा है, चुप रह जाओ। तो लड़कियों अब क्यों चुप रह जाती? पूरी दुनिया तो खड़ी थी उसके साथ, हम लोग खड़े थे उसके साथ कि वो बोले और उसको न्याय मिले, लेकिन वो चुप रही। उसने स्कूल आना, कॉलेज आना बंद कर दिया। तो क्या करेंगे आप? किसने रोका? पैट्रियार्की ऐसी चीज़ नहीं है, ये बड़ा छुपा हुआ तोता है। ये कब किसके भीतर से कब बोल देगा आप समझ ही नहीं सकते। आप सोचेंगे कि हम जो है इतना किताब कानून की पढ़ के गए हैं और कानून ने औरतों के पक्ष में इतनी सारी बातें की, और वकील कहेगा मैडम घर में ही तो लौट के जाना है, कहाँ जाना है आपको? तो इसीलिए जो स्त्रियों के सवाल हैं, जो इसने कहा जया ने, कि क्यों हमें एक बुलंद और संवेद आवाज़ इन सब लोगों की चाहिए, और वही चाहिए। जैसे कई लोग पूछते हैं साहित्य क्यों चाहिए, साहित्य क्या करता? बहुत सारे लोग, क्योंकि आजकल तो सामानों का दौर है। आप एक सामान लाएंगे, आप वॉशिंग मशीन लाएंगे, आपके कपड़े धुल जाएंगे। किताब खरीद के लाएंगे, कपड़े नहीं धुल सकते कई दिन तक, है ना। तो अब क्या ज़रूरत है किताब की? किताब की ज़रूरत ये है कि किताब ने आपको ये बताया है, मान लीजिए स्त्री के संदर्भ से बात कर रहे हैं, कि कपड़ा धोने के लिए औरत ही नहीं बनी है, ये किताब बताएगी। इसी तरह जब हम ऐसी बातें करेंगे, हम जब जेंडर इक्वलिटी वाले प्रश्नों को, बहुत असुविधाजनक प्रश्नों को हम अगर उठाते रहेंगे तो हम जानेंगे कि ये कितने संवेदनशील मसले हैं, और ये हमारे भीतर, जैसे योगेंद्र जी ने कहा, ये बहुत सही अच्छी बात कही कि दोनों ही बनाए जा रहे हैं। पुरुष जब तक क्रूरता नहीं दिखाएगा वो पुरुष नहीं कहलाएगा,
स्त्री जब तक सहनशीलता की महिमा नहीं बताएगी वो स्त्री नहीं कहलाएगी। हाँ, जो विनम्र पुरुष हैं उनको भी समाज थोड़ा नीचा देखता और नहीं, उनसे ये कहता है भाई वो तो औरतों की तरह है। अब औरतों की तरह कौन होना चाहेगा? कि तुम क्या आप ये बताइए, अगर मैं जानती हूँ मेरी ज़िंदगी में मैं तो नौकरी करने लगी जब मेरे बच्चे भी थे, ये बात भी जानती है। तो मेरे घर में कपड़े धुला किसी ने भी हो, मेरे पति जाके उसको डालते थे, वो आज भी डालते हैं सूखने के लिए और लेके भी आते हैं। बहुत सुंदर वातावरण। तो वो जो पूरे आसपास के लोग देते कपड़े धुलवाती हैं उनसे, ऐसे कहा करते हैं। तो ये सब सुनते हुए तो हम लोगों पे असर नहीं पड़ा। अच्छा, असर नहीं पड़ने का क्या चाहिए? खाद पानी असर न पड़े आपके ऊपर, किसी पुरुष के ऊपर असर न पड़े कि वो स्त्रैण हो गया है और लोग उसको ऐसे देख रहे हैं, उसके अंदर पौरुष ख़त्म हो गया। पौरुष से मुझे याद आया, अभी मैंने पढ़ा कुछ दिनों पहले कि जब बाल विवाह का जब विरोध हो रहा था उस समय कैसे कैसी उक्तियाँ आई थी। एक उक्ति ये आई थी एक बड़ी पत्रिका में कि भाई छोटी उम्र के लड़कों का वीर्य कच्चा होता है तो संतान अच्छी नहीं होगी, इसलिए शादी न करो। आप सोचिए कि पितृसत्ता कहाँ से शुरू हुई है। वही बात भाषा बदल बदल के आपके दिल में, आपके दिमाग में बैठी हुई है। आपको उसको, जैसे कहते हैं ना, मार्क्सवाद कहता है आप अपने को डी क्लास करिए, है ना? तो डी क्लास करना यानी क्या करिए? आप मनुष्य होकर अपने भीतर फिर से जन्म लीजिए। आपको नया जन्म चाहिए, फिर आपको दिखेगा कि आपने कुछ नहीं कहा है, लेकिन आपने किसी औरत के गले पर पैर रख दिया है। आप कुछ कहते नहीं हैं, है ना, लेकिन आपने वहीं रख दिया है पैर जहाँ से उसकी आवाज़ निकलेगी। तो आप क्या करेंगे? मैं इन सवालों से बहुत जूझती हूँ। जब मेरे लेक्चर्स वगैरह होते हैं तो पहले मुझे ये समझाना पड़ता। मैंने पूरा लेक्चर दे दिया, सोचिए, पूरा मैंने बढ़ा दिया कि भाई क्या है ये पितृसत्ता, क्या है, इसकी परवरिश कैसी होती है, कौन कौन से थिंकर हैं, पश्चिम के कौन से हैं, यूरोप के कौन से। सारी पढ़ाई हो गई, सिमोन द बहुआ आ गई, वर्जीनिया वुल्फ, सब लोग आ गए, सबकी बात कह दी मैंने। पूरी एक जमात पूछती है कि मैडम घरों में तो सासें ही जो हैं वो बहुओं को तंग करती हैं। ये यहाँ भी मेन कुछ अब नहीं, आप पूछिए ही मत। ये बात तो पहले कि पितृसत्ता जो है वो ईश्वर की तरह एक अमूर्त विचार है, वो हमारे खून में, मज्जा में, चेतना में घुस कर बैठा हुआ, और वो जो है वो ऐसे ही काम करता है। वो एक सत्ता का ट्रांसफ़र है। ये वो स्त्री भी पितृसत्ता की एजेंट हुआ करती है जो उसके हित में नहीं सोचती। बिल्कुल, वो वही निर्मित ही है। कई बार वही निर्मित है, लेकिन कई बार नहीं भी है। कई बार ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना, आपके बोलने की आज़ादी, आपके सुनने की आज़ादी, आपके चयन की आज़ादी, आपके मूवमेंट्स की आज़ादी, आपके अपने कर्तव्य के चुनाव की आज़ादी, यहाँ अभी बंदिशें चली आ रही हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत सारे समाज में कोई एक रंग का समाज नहीं है। भारतीय समाज, उसके स्तर हैं, है ना, और उन स्तरों पर और उन तमाम स्तरों से बातें आई। जो दलित स्त्री है, हाशिए की जो मजदूर औरतें हैं, वो दोहरे आतंक का शिकार होती हैं। एक गरीबी और दूसरा उसका अपना जो उसके घर में जो पुरुष वर्चस्व चल रहा है वो और चल रहा है। वो कोई काम नहीं करता, लेकिन वो उसको लात मार के उसकी सारी जी कमाई छीन सकता है। क्यों? क्योंकि समाज ने उसकी शक्ति को संरक्षित करके रखा। उसका बोलना जो है वो एक सुप्रीमेसी है, वो एक निर्मिति है। ये धीरे धीरे तब ख़त्म होगा। और जैसे कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि दुनिया रोज़ बन रही है, तो रोज़ बनती हुई दुनिया में इस तरह के स्त्री द्वेषी तत्व जो होते हैं वो भी रोज़ बनते हैं, और रोज़ नए तरीके से बनते हैं। वो उन तरीक़ों से बनते हैं जिन तरीक़ों से वो ज़िंदा रह सके। आपको ये चाहिए, हमको ये चाहिए कि हम उनकी पहचान करें, और उनको पहचान कर
हम जो नहीं बोलते ना, हम उस लड़की को या उस स्त्री को बहुत अच्छा समझते हैं, जो बहुत, जैसे मेरी एक स्टूडेंट ने कहा कि मेरे साथ उन्होंने, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि आप हिरासमेंट हुआ है आपका, अगर आप ये बात कहते हैं तो आप बहुत सारे इशारों को हिरासमेंट में नहीं ले सकते, ठीक है ना। आपको कोई ना कोई, आपको वहाँ गवाही चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो एक हिरासमेंट हुआ, तो मैंने उससे कहा कि तुम तो इतना बोलती हो, चुप क्यों रह गई? तो बोली अभी मेरी थीसिस जमा हो रही है और बोलूँगी तो अकेले ही बोलूँगी, मेरे साथ कौन बोलेगा। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो चलो, मगर मैं तुम्हारी तरफ से बात नहीं करूँगी, क्योंकि बात तुम्हें अपनी ही करनी है, चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे परसों। और हमेशा ही तो कोई हमेशा जमा हो रही होती है, वहाँ बिल्कुल कोई किसी ना किसी को, लेकिन और सब जानते हैं, कैंसिल रहती है बस। सब जानते हैं कि वो क्या है, वो चरित्र क्या है जो इस तरह की लड़कियों के साथ किया करता है। लेकिन वो क्यों बोलेंगे, वो तो अपने बीच में फोहश जुमले बोलेंगे। लड़कियां भी कहेंगी उसी के साथ क्यों होता है मैडम, आप बताइए ये क्या है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं ना, ये बहुत बारीक होते हैं, है ना। ये एक दो बातें नहीं है इसमें। हाँ, बात जो बड़ी है वो ये है कि इन सभी चीज़ों को पितृसत्तात्मक जो मूल्य व्यवस्था है उनको वो ऑक्सीजन देती है, ये सबसे बड़ी बात है। और हमें संवाद के लिए हमको बुनियादी तौर पे बहुत गहरी संवेदनशीलता और बहुत बहुत ही जिसको कहते हैं तेज़ नज़र होनी चाहिए कि आप, जैसे वो बिना बोले आपके गले पर पैर रख सकते हैं, वैसे कभी ज़रूरत हो तो आप बिना बोले वो कर जाइए कि उनके पुरखे पानी मांगने लगे, है ना। तो ये करिए ना, ये कौन मना करता है। और आप जान लीजिए कि अगर किसी को इस तरीके से मेरे को हटा कि उनका चेहरा देखा जा रहा है। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि जो भी हिंसा हो या जो भी, मतलब ये तो हम लोग तो बड़ी सुविधाजनक मुद्दों पे बात कर रहे हैं, दरअसल हम उस पर आए ही नहीं है जहाँ स्त्रियों का जीवन ख़त्म हो जाता है ना, जहाँ उनके साथ हिंसा हो रही है और कोई नहीं जा रहा है ना। सास बाहर का या जो भी है, अड़ोसी पड़ोसी बाहर दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि आज लात खाएगी तो अब इसका दिमाग सही होगा, अब निकलेगी तो ठीक से निकलेगी। उन जगहों पे तो हम गए ही नहीं। ये तो बड़ी सुविधाजनक स्थितियां हैं कि आप मुंह से ही बोल के कुछ सही कर सकती हैं। हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन बहुत सी जगहें हैं जहां हमको उन्हीं के लिए वातावरण बनाना। हम जैसे मैं अपने गांव का एग्जांपल दूँ तो जैसे नई बहू की शादी होके आएगी तो सासे एक दूसरे को सजेस्ट करेंगे दबा के रखना, नहीं तो सब कुछ रखना। नहीं, वो ही कह रहे ना, ये बहुत छोटी मोटी बात है, लेकिन जो सीन है जो ये कह रही है, जया ने भी कहा कि देखिए आप क्या, जैसे आप कहते हैं ना कि विकास जिसको कह रहे हैं, विकास ने जो भी हुआ है उसने आपको बहुत सारी सहूलियतें भी दी हैं। आपका आप ही का श्रम है ना, उसको आधा कर दिया ना। आप ही को सब कुछ करके, कपड़ा धो के, बच्चा खिला के, फलाना जमा के, आपका खाना जल्दी बन रहा है, आपके कपड़े जल्दी धुल रहे हैं, अगर आप ही को करना तो आपकी स्पेस भी बढ़ी है इसमें। लेकिन आपको इस बढ़ी हुई स्पेस के साथ अपनी चेतना का भी स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। और ये एक शामिल भागीदारी का सवाल है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारी भी चुप्पियाँ हैं, अगर चुप्पियाँ हैं तो हमारी सहमतियाँ, है ना। अभी में आप देखिए कि हम लोग कितनी बार कहते हैं कि कौन कौन बोल रहा है, बड़े बड़े सवाल खड़े हुए हैं इस समय। आप संवाद की बात उस समय कर रहे हैं जब संवाद एक आपराधिक मामला हो रहा है, आपके घरों की तलाशियां हो रही, ऐसे समय में आप संवाद की बात करें। पता नहीं कितने दिन आप संवाद की बात कर सकेंगे। बचाने के लिए चुप्पियां हैं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है परिवार बचाने की। दुनिया बचेगी तो परिवार भी बचेगा, तो है ना। इकाई तो ऐसे हम बड़ी बात करो इस समय जो दुनिया की बात है, देश की बात है, समाज की बात है ना। हमने चाहे जिस कारण से चुप्पियाँ रखी हो, वो स्मरणाते वैध नहीं हो जाता कि हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे थे। ये कोई बात नहीं है ना। तो ये हमें इसकी जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेंगी और हम सब लोग मिल के लेते हैं। अगर संवाद आप करते रहिए, किसी दिन हो सकता है कि
पूछा जाए कि संवादों में कहीं आपत्तिजनक संवाद तो नहीं थे जिनके ऊपर की शासन की निगाह बहुत टेढ़ी हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक लोकतांत्रिक मजबूत सशक्त समाज की बात करते रहना चाहिए। स्त्री की सशक्तता पुरुष को कमज़ोर करना नहीं है, ना किसी जेंडर। ये एक बहुत लोकतांत्रिक मामला है और जेंडर इक्वलिटी के जितने भी सवाल हैं उससे हल हो सकते हैं, हो जाएंगे, मेरा ख्याल है। आप इस सवाल का थोड़ा सा कोई उदाहरण से जवाब दे सकती हैं, जो आपने तरीका बोला कि बिना बोले क्या कहा था? अरे देखो, ये सब तो बड़े जैसे कहते हैं, जैसे एक उसका कोई एक उदाहरण बता दीजिए। ये थोड़ा आध्यात्मिक टाइप का उदाहरण हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहती हूँ किसी भी जिंदा आदमी से वो काम नहीं कराया जा सकता जो वो नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं कराया जा सकता। अगर उसने ठान लिया है कि ये मुझे नहीं होने देना, और अगर वो जिंदा है, वो जिंदा नहीं है तो कोई बात ही नहीं है ना। मैं तो यही कहती हूँ भाई, आज लड़ो, तुम लड़ो, हो सकता है तुम्हें बहुत सारे छाले पहनने पड़े, कल तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छा चलेंगे उसी दुनिया में। तो जो भी आज तुम कर रहे हो, तुम हमारे घर के लोगों ने या हमारी परंपरा बहुत कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा एक विषय लिया कि पुरुषों ने उस संवेदनशीलता से कब लिखा जो स्त्री के पक्ष में थी। पहला उपन्यास है प्रेमचंद का गबन, जिसमें वो ये कहते हैं कि स्त्री की बुद्धि को जानबूझकर अनुकूलित किया जाता है ना। धन्यवाद। और किसी ने अभी जैनेन्द्र की किताब का उदाहरण दिया, भाववादी, हाँ, त्यागपत्र का। त्यागपत्र बस इतना काम करता है कि एक स्त्री अपने दमन की निरंतरता को कैसे चुन सकती है। बिल्कुल, अगर उसको पढ़ना है तो उसका ये नैरेटिव है, बिल्कुल, और प्रेमचंद का नैरेटिव दूसरा है, ठीक है ना। तो तुमको अंतर करना होगा कि तुम मृणाल से सारी सहानुभूति रखो, मगर मृणाल होना कभी नहीं चाहोगे ना। उसका सवाल था कि भाभी ही उसको परेशान भाभी, वही भाभी क्या कर रही है भाई, भाभी एक निर्मित है ना, भाभी की चेतना आज़ाद नहीं है, लेकिन मृणाल की तो है, उसमें पूरी मानवीय संवेदना है, जवाबदेही है, तो उसकी बुद्धि वहाँ क्यों नहीं चलती कि वो विरोध करे, है ना। सब कुछ बता दिया और एक गांधीवादी आग्रह दे दिया चरित्र को, जो कि बहुत ही नरक जैसा आग्रह था। तो हम उस तरह से देखेंगे किसी भी पाठ को, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सबके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और चंद्रकला जी को सुनकर, इस विषय पर सुनकर, और जया निगम जी को सुनकर मुझे उम्मीद है कि एक जो रोशनी देने का प्रयास है इस संवाद के माध्यम से, वो हम सब कर पाने में सफल हो रहे हैं। और मैं अब इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए रश्मि जी से निवेदन करूँगा कि आप धन्यवाद करें। धन्यवाद विशाल। सबसे पहले तो मैं वक्ताओं को और जिन्होंने भी टिप्पणियां की उनको बता दूं कि जैसे आपने भी वक्तव्य ख़त्म किया था, आपने भी, किंशुक ने और कई लोगों ने, मैंने देखा, हाथ उठा के ऐसे रोक दिया। ये जो 24 घंटे ये कैमरा चल रहा होता है, उसकी थोड़ा सा साइकी में फ़र्क डालता है। तो मेरा मतलब ये कि उस तालियों को भी मानसिक रूप से आप सुनिए। सभी को बातें आपकी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कहीं मंच इधर उधर होता जा रहा है, तो समझ में नहीं आया सबके, है ना। तो बात बहुत ही बारीकी से, मुझे लगता है कि आपकी बातों में सबके जवाब थे, शायद इनका जवाब रह गया था बस एक, है। पर वो भी सारे लोग फेसबुक में, अब तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम मिलते नहीं रहते हैं, तो ये जो संवाद है ये जारी रहेगा। एक तुम जो कह रहे हो ना कि जनता की वो समझ लिया, जनता तो समझती ही नहीं है, ना राजनीति ना सत्ता, समझते हैं वोट को, समझ गए। उनको वोट चाहिए। इतना ऐतिहासिक समय नहीं है ये कि वो ये ले गया है ना। अगर कोई भी निर्णय हो रहा है, उसके पीछे की राजनीति और उसके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए या स्त्रियां कुछ कर ही नहीं रही हैं, जो अचानक से उनको किसी ने कहा भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो हो रहा है
वो अपने आप में उन महिलाओं के द्वारा ही ये इस तरह की बदलाव की बात हो रही है। ठीक है, ये जो पूरा जो स्वरूप गढ़ा गया है कि यूरोपियन मॉडल को जिस तरह से लागू करने का प्रयास है, या आंकड़ों की बात कर रही थी मैडम, कह रही थी कि आंकड़े बहुत कम होते जा रहे हैं 2005 का, उसमें आप बीच में कोरोना का भी डाटा ऐड करिए कि 2020 के बाद से बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है। नेपाल में भी कोरोना था। मैं यही रहना चाह रहा हूँ कि आप अपने जो डाटा है और उसके डाटा के जो आधार है, यूरोपियन मॉडल्स के जो पूरी डाटा है, उसकी प्रक्रिया को भी समझने की आवश्यकता है। जी मैं देश के विभाग इन देशों की तुलना में बहुत बड़ा है, शासन मिलता है। भाभी जी का ये निवेदन था कि बस 3 बच्चियों ने बहुत छोटी छोटी कविताएं लाई हैं, बहुत छोटी, तो फिर कर लेते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि कविताओं से ही ख़त्म कर देते हैं, बस ये 2 मिनट में बात, 1 मिनट के अंदर बात कर लेती हूँ। तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि अपने जो मैं नाम लेने का जो समय लगाती वो मैं बच्चियाँ कविता पढ़ेंगी जो भी, तो इस भावना, इस स्पिरिट को साथ जो वो लाई हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि जितने सारे जिज्ञासाएं उठी, जितने सारे अच्छे ढंग से विषय को समझा गया, जो बहुत अच्छा संवाद हुआ, जया निगम जी ने, चंद्रकला त्रिपाठी जी ने भी जो बातें रखी, उनसे अगर 1 या 2 बीज भी चले गए अंदर तो वो काफ़ी है, जाले तो साफ नहीं हो सकते। अभी तो स्थिति ये थी कि सारी स्त्रियां स्त्रियों के अगेंस्ट ही बोलती भी दिखती हैं ज़्यादा, तो ऐसे समय में अगर थोड़ा सा भी संबंध चला गया तो मुझे लगता है कि वो इस गोष्ठी की बहुत बड़ी सार्थकता होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबकी वो जेंडर चेतना। आप लोग कृपया खाना खा के जाइएगा, मैं निवेदन करूँगी कि हम लोग बस 2 या 3 मिनट के अंदर ख़त्म कर रहे हैं और आप खाना खा के ही जाइएगा। 2 मिनट में, ये 2 या 3 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि बार बार जो संवाद में परिवारों के एग्जाम्पल आते हैं, जो श्रद्धा ने भी दिया, सबकी बातों में थे, जो एक आध लोगों ने सवाल पूछा, तो इससे मुझे एक बात तो समझ में सिर्फ इस गोष्ठी की मैं वो बता रही हूँ आउटपुट, ऐसा नहीं कह रही हूँ सब जगह, इससे और बहुत तो कुछ लोगों के परिवार यहाँ मौजूद हैं, मेरे तो लगभग ज़्यादातर परिवार मौजूद है, पति पत्नी के भी 2-3 जोड़े तो हैं यहाँ पे। तो परिवारों को लेके हम ये बोल पा रहे हैं कि वहाँ पितृसत्ता है, लेकिन पूरे साहित्य से भी और हमारी इस गोष्ठी में भी कर्म क्षेत्र बिल्कुल नदारद है। इसका मतलब है कि परिवार के स्तर तक यहाँ तक बात पहुँची है कि वो सुन सकते हैं। कर्म क्षेत्र में तो हम ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, ये मैंने बोल दिया है, इसे आप सच मानिए, ये झेला है हमने कर्म क्षेत्र में, है ना, हमसे कोई बात ही नहीं करता। हम एक छोटी सी सूचना के लिए लगभग इतने, मतलब जिसे हम सांस्कृतिक गरीबी कहते हैं, एक सूचनात्मक गरीबी भी होती है, ज्ञान की गरीबी, इसकी गरीबी, तो जो भी रास्ते हमें ताकत से जोड़ सकते थे वो सारे रास्ते कटे हुए हैं कर्म क्षेत्रों में, लेकिन और वहाँ हमारा कोई सार्वजनिक बन नहीं पा रहा है। आप एक छोटी सी बात बोलेंगे, अगर आपकी बात दूसरे पे भारी पड़ गई तो उधर बाहर जो क्लब्स वगैरह में मिलेंगे, उनके तो पुलिस में भी है, राजनीति में भी है, सब जगह उनका एक पैट्रियार्की का एक गठबंधन है, तो फिर उनकी ही बात सही हो जाती है अगले दिन। तो मेरा कहना है कि कर्म क्षेत्र की पैट्रियार्की पे किसी ने नहीं बोला है, इससे मुझे ये समझ में आता है कि वहाँ स्पेस अभी घर से कम बन रहा है। अब मैं एक तरह से कार्यक्रम बस ख़त्म हो चुका है, हम इसकी कविता के साथ ख़त्म कर रहे हैं और फिर हम भोजन करने के बाद ही आप लोग कृपया जाइएगा। खुशी, तनिषा और निक्की की कविताएं हैं, ये कि आप तीनों अपनी कविताएं सुनाएं। मैंने धन्यवाद नहीं बोला, धन्यवाद ज्ञापन में, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबकी ही ये मुहिम थी, तो कौन किसका धन्यवाद बोलेगा, इतना कीमती समय निकाल के सब इसीलिए आए कि सब इसके साथ हैं इस मूल्य के। जी, मैं महादेवी वर्मा जी की कविता आ गए तुम पढ़ूंगी। आ गए तुम, द्वार खुला है अंदर आओ, पर तनिक ठहरो, ड्योढ़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ आना। मधुमालती लिपटी है मुंडेर से, अपनी नाराज़गी वहीं उड़े लाना। तुलसी के क्यारे में मन की चटकन चढ़ा आना, अपनी व्यवस्थाएं बाहर खूंटी पर ही टांग आना। जूतों से हर नकारात्मकता उतार आना, बाहर खिलौते बच्चों से थोड़ी शरारत मांग लाना। वो गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है, तोड़कर पहन आना। लाओ अपनी उलझने मुझे थमा दो, तुम्हारी थकान पर मनोहारों का पंखा झुला दूं। देखो शाम बिछाई है मैंने, सूरज क्षितिज पर बांधा है, लाल
लाली छिड़की है नभ पर, प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है। घूट घूट पीना, सुनो इतना मुश्किल भी नहीं है जीना, विमल विनम्रता का अमृत नित पीना। धन्यवाद। आदि मेरा नाम तनिष्का बोला है और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ कोटेशंस बोलना चाह रही हूँ। पहली कोटेशन है, मैन वर वैल्यूड बाय व्हाट दे डिड, वुमेन बाय हाउ दे लुक्ड एंड देन बाय व्हाट देयर हस्बैंड डज। आई गेस ये बहुत प्रॉब्लम भी थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। नेक्स्ट कोटेशन इज, एवरीवन हैज़ टू फेसेस, one for those above him and for those below. That is what inequality is. Third one is, my image of myself was very distinct from other people's of me. Fourth one is, जब हम औरतों के बारे में बात करते हैं तो वे यानी दे और हम मतलब के बजाय, मतलब वे यानी दे की बजाय हम मतलब वी का अगर हम प्रयोग करें तो हम उनकी अपनी मतलब सेल्फ स्टीम की शुरुआत करते हैं और अपने ट्रू सेल्फ की ओर भी चलते हैं। नेक्स्ट इज, ट्रू लव इज़ व्हाट दैट सेज नो मैटर हाउ द वर्ल्ड में जज यू, आई लव यू फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट इज, वी आर गवर्न नॉट बाय पुलिस एंड आर्मीज बट बाय आवर ओन आइडियाज़। टू फाइनली रिकग्नाइज आवर ओन इनविजिबिलिटी is to finally be on the path towards visibility. Boys often praised for achievement, while girls are praised for interacting well with others. It is still a choice between bettering oneself or being oneself. Thank you. मेरा नाम जैसे कि आप लोग पता ही है निक्की सिंह है, PGDAV कॉलेज इवनिंग। ठीक है। बारिश गिरो ना, यह कविता अंग्रेजी में सुनतारो तानिकावा जी ने लिखा है। इसका अनुवाद हिंदी में अशोक पांडे जी ने दिया है। गिरो ना बारिश, उन बिना प्यार की स्त्रियों पर गिरो ना बारिश, अनवाहे आंसुओं के बदले गिरो ना बारिश गुपचुप। गिरो ना बारिश दरके हुए खेतों पर, गिरो ना बारिश सूखे कुओं पर, गिरो ना बारिश जल्दी। गिरो ना बारिश नापम की लपटों पर, गिरो ना बारिश जलते गांवों पर, गिरो ना बारिश भयानक तरीके से, गिरो ना बारिश अनंत रेगिस्तानों के ऊपर, गिरो ना बारिश छिपे हुए बीजों पर, गिरो ना बारिश होले होले। गिरो ना बारिश फिर से जीवित होते हरे पर, गिरो ना बारिश चमकते हुए कल की खातिर, गिरो ना बारिश आज। की और इसकी बारिशें गिर गई हैं। अब ये आगे इनका, हाँ जी ये करो बस, ये सेकंड लास्ट है, फिर छोटी सी इनकी। पितृसत्ता में अपने पति से संवाद करती हुई महिला। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो, एक एक अक्षर जैसे पढ़ा होगा कभी BA के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे ठिठुरती हुए ठंडियों में जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझती है नई नई सीखी हुई भाषा। थैंक यू। आपकी कविता के बाद ना एकदम से लोग उठ जाएंगे, इसलिए मुझे 1 मिनट आधा मिनट दे दो, पहले ऐसे रखना इधर ऐसे। योगेंद्र आहूजा जी किताब लेके आए थे विदुष पैटर्न के लिए, मैं चाहती थी कि अभी दे दें आपको यहाँ पे, और इसका हम ऐसे फ़ोटो इसके साथ खींचना चाहते हैं क्योंकि इसका मैंने यहाँ भी कवर नहीं देखा, पर मैंने फेसबुक में देखा था। तो ये आज हमारा जो दिन है उसके साथ बहुत अच्छे से जा रहा है कि मतलब हम ऐसा महसूस करते हैं, जो इस किताब का शीर्षक है और रंग भी हम जो ब्लू रंग अपने ब्लू बर्ड का मानते हैं। तो मैं चाहती थी कि आप भाभी जी को भी दे देते।
आप लोग भी सब इसका एक तरह से विमोचन ही कर रहे हैं। आप लोग आप नहीं करते विमोचन? आप इधर बीच में आ जाइए। फोटो ले लेना, फोटो ले लेना। बहुत बहुत एक बार माँ जी के साथ खींचो उसको देते हैं, क्योंकि हम सब टूटते हुए तारों तले इस शीर्षक के साथ बहुत एसोसिएट कर रहे हैं अपने आप को।